नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्पीति वैली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप स्पीति वैली घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको स्पीति वैली के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल स्पीति वैली घूमने के लिए हमने एक टूर पैकेज बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं स्पीति वैली। हमारा ये स्पीति वैली टूर 5 नाइट्स 6 डेज़ का होने वाला है। लेकिन इस ट्रिप की शुरुआत करने से पहले मैं आपको स्पीति वैली की लोकेशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। स्पीति वैली लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है, यानी कि बहुत ऊंचाई वाला स्थान। इस वैली में कई सारे ऐसे स्थान हैं जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसे हुए हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल गांव कोमेक, जो कि समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, जो कि समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर है चीचम ब्रिज, जो कि एशिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है, जिसकी समुद्र तल से हाइट है लगभग 13,600 फीट की। यहाँ पर है की मोनेस्ट्री, जो कि स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, जो कि समुद्र तल से लगभग 13,670 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे यहाँ पर कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम हमारे स्पीति वैली टूर के दौरान एक्सप्लोर करेंगे। हमारे स्पीति वैली टूर की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप यहां बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप चंडीगढ़ बाय एयर भी आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। अभी हम चंडीगढ़ पहुँचे हैं बाय ट्रेन, और जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुँचे हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। ये टूर पैकेज हमने बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ। अब इसी कार के थ्रू सबसे पहले हम चलेंगे मनाली के लिए, और फिर मनाली से आगे बढ़ते हुए चलेंगे स्पीति वैली के लिए। वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीति वैली जाने के लिए 2 मुख्य मार्ग हैं। एक तो आप शिमला के थ्रू जा सकते हैं और एक वाया मनाली जा सकते हैं। अगर आप मनाली वाले रूट को लेकर स्पीति वैली जाते हैं तो रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग है, लेकिन छोटा रास्ता है, जिसका डिस्टेंस है लगभग 180 से 200 किलोमीटर्स का। लेकिन इस रास्ते की एक और ख़ास बात है कि ये रास्ता साल भर में सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए ओपन होता है, और वो टाइम है गर्मियों का सीज़न, क्योंकि उस दौरान यहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है। अभी जिस महीने में हम ये टूर कर रहे हैं, ये महीना है जून का, जिस दौरान मनाली टू काजा का रूट ओपन है। इस वजह से इस रास्ते के थ्रू हम जा रहे हैं स्पीति वैली के लिए। लेकिन अगर ये रूट ओपन नहीं होता तो फिर स्पीति वैली के लिए शिमला के थ्रू जाया जाता है। चंडीगढ़ से मनाली का डिस्टेंस है लगभग 270 किलोमीटर्स का, जिसे पार करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं मनाली में। आज का हमारा स्टे मनाली में ही होने वाला है, और यहाँ पर जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी लग्जीरियस है, नीट एंड क्लीन है, और इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। आज हम मनाली में ही रुकेंगे और फिर कल चलेंगे मनाली से चंद्रताल लेक होते हुए काजा के लिए।
अब मनाली में हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का दूसरा दिन। अभी बजे हैं सुबह के 6 और हम चल रहे हैं अटल टनल होते हुए मनाली से काजा के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अटल टनल की जगह रोहतांग पास का मज़ा लेते हुए भी काजा के लिए जा सकते हैं। अटल टनल से लगभग 12 किलोमीटर के बाद एक डाइवर्जन आता है, एक रास्ता फटता है जहां से काजा के लिए जाया जाता है। यहां तक तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके बाद ऑफ रोडिंग रास्ते की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर पूरा रास्ता ग्लेशियर से भरा हुआ है और रास्ते भर ग्लेशियर पिघल पिघल कर इस तरह से पानी बहता हुआ रोड पर आ रहा है। कई जगह तो ऐसा हालत है कि पूरा रोड इस पानी से भर जाता है, ऐसा लगता है कि हम नदी में चल रहे हों। इस पूरी जर्नी में आपको जगह जगह पर वाटरफॉल्स नज़र आएंगे। पूरे रास्ते भर कई सारे वाटरफॉल्स हैं। फ़िलहाल अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर रुके हैं जहां पर वाटरफॉल्स काफ़ी हाइट से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये वाटरफॉल वहां से गिर रहा है और नीचे तक आ रहा है। बहुत ऊंचा वाटरफॉल है। इसी के पास में देखेंगे ये वाला वाटरफॉल भी काफ़ी ऊंचा है। उस वहाँ पर देखेंगे तो वो भी बहुत ऊंचा है। मतलब कई सारे वाटरफॉल्स आप एक साथ देख सकते हैं। और साथ ही आपको नज़र आएगा माउंटेन का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से आप लैंडस्केप का बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर बहुत अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर सकते हैं। अब रास्ते में हम रुके हैं जहां पर कुछ इस प्रकार का नज़ारा नज़र आ रहा है। अभी आप देखेंगे तो हमारे पीछे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ की दीवारें बन चुकी हैं और उनके बीच से होकर हमें आगे की ओर जाना होता है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पर हवाएं तो ठंडी चल ही रही है, लेकिन इस बर्फ़ के नज़ारे को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो बर्फ़ है पूरी तरह ग्लेशियर बन चुका है। सॉलिडिफाइड जो बर्फ़ का होता है फॉर्म, उसे ग्लेशियर बोला जाता है, जो कि पूरे के पूरे रास्ते में नज़र आ रहा है। अब इसी रास्ते से होकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कई बार रास्तों पर कुछ इस तरह से काम भी चलता रहता है, जैसे कि अभी जेसीबी रोड को क्लियर कर रही है। जो बर्फ़ रोड पर आ चुकी है उसे साफ़ कर रही है ताकि आगे का रास्ता बन सके। तो इस दौरान जब काम चलता रहता है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है बहुत बड़ा सा। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो हमारे पीछे कई सारी गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं। ये तभी यहाँ से निकल पाएंगी जब रोड क्लियर होगा। तो कई बार इस तरह से हमें थोड़ा वेट भी यहाँ पर करना पड़ता है। इन बर्फ़ की दीवारों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बर्फ़ की दीवारें मैंने कभी नहीं देखी। वाकई में बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखकर, और वाकई में बहुत अमेजिंग है ये। ग्लेशियर के बीच बने इन रास्तों से गुजरना वाकई में एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही थ्रिलिंग अनुभव होता है, क्योंकि इस तरह के रास्ते हर जगह नज़र नहीं आते, जहां पर आपको इस तरह की बड़ी बड़ी बर्फ़ की दीवारें नज़र आएँ और उनके बीच में से आप निकलें।
वाकई में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ हैं तो इसकी वजह से थोड़ी गाड़ी स्लो चलती है और थोड़ा सा आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो अनुभव होता है वाकई में बहुत अच्छा होता है। अब हम उस डाइवर्जन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से चंद्रताल लेक के लिए जाया जाता है। चंद्रताल झील जाने के लिए एक अलग रास्ता है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से लगभग 13 किलोमीटर्स का है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और इसके बीच में बड़े बड़े नाले आते हैं जिन्हें क्रॉस करके हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। अब चंद्रताल लेक के रास्ते में एक और नाला आया है जो कि दिखने में एक वाटरफॉल जैसा नज़र आता है, लेकिन इसका पानी काफ़ी ज़्यादा है। इसे क्रॉस करते हुए अब हमें आगे बढ़ना होगा। चंद्रताल लेक के पास में कई सारे कैंप्स भी बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो आपको अपने स्पीति टूर में एक दिन और बढ़ाना होता है। अब चंद्रताल लेक के काफ़ी करीब हम पहुँच चुके हैं। लेक तक जाने के लिए हमें 150 रुपये पर पर्सन का यहाँ पर टिकट परचेज़ करना होता है और जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया से लगभग आधा घंटे का हमें ट्रैक करना होता है। कुछ इस तरह का रास्ता यहाँ पर बना हुआ है, कच्चा रास्ता है। लगभग आधा घंटा हम चलते हैं और उसके बाद हम पहुँचते हैं चंद्रताल लेक तक। चंद्रताल लेक के पास में कई सारे याक नज़र आ रहे हैं जो कि एक बैल प्रजाति के पहाड़ी जीव हैं। अब ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं चंद्रताल लेक के पास में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,100 फीट्स की है। यानी कि ये लेक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये लेक देखने हम सिर्फ गर्मियों के सीज़न में आ सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम ये पूरा लेक फ्रोज़न हो जाता है और आसपास का इलाके में पूरी तरह बर्फ़ जम जाती है, तो यहाँ तक आना संभव नहीं हो पाता। लेकिन अभी जिस महीने में हम आए हैं ये महीना है जून का, जिस दौरान हम चंद्रताल लेक का ये खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर पा रहे हैं। चंद्रताल लेक अर्ध चंद्राकार शेप में बनी हुई है, इस वजह से इस झील का नाम चंद्रताल है। चंद्रताल लेक एक पवित्र लेक है जिसका उल्लेख पुराणों में भी देखने मिलता है। और जब आप चंद्रताल लेक आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये जगह थोड़ी सी ऊंचाई पर है, यहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस लेक को देखने यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं और लेक के साथ बहुत अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करते हैं। चंद्रताल झील की गहराई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर कई सारे बोर्ड्स भी लगाए गए हैं कि लेक के अंदर स्विम करना या फिर बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चंद्रताल झील के बारे में कुछ विशेष जानकारी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि चंद्रताल झील का पानी ग्राउंडेड वाटर है, यानी कि ये पानी ज़मीन से निकलता है। चंद्रताल झील से चंद्रा नदी की उत्पत्ति होती है जो कि आगे जाकर भागा नदी से मिलती है और चंद्रभागा नदी कहलाती है। यही नदी जब जम्मू कश्मीर में बहते हुए आगे बढ़ती है तो इसे चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अब चंद्र नदी के मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ जो कि चंद्रताल से निकलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्र नदी एक बहुत ही पतली नदी के रूप में यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन जैसे जैसे ये नदी आगे बहकर जाती है तो ये एक बड़ा रूप ले लेती है। अब हम पहुंच चुके हैं कुंजम पास में, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पासेस में से एक है। इसकी हाइट समुद्र तल से है
14,931 फीट्स की, यानी कि लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये पास बना हुआ है। और इस वजह से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बर्फ़ भी जमी हुई है, और पीछे की साइड देखेंगे तो पूरे बर्फ़ वाले माउंटेन्स आपको नज़र आएंगे। और ये जैसे आप देख पाएंगे ये है कुंजम पास। ये जो रास्ता है उसे कुंजम पास बोलते हैं, और जिस जगह हम खड़े हुए हैं इसे कुंजम टॉप कहा जाता है, यानी कि इस जगह का नाम है कुंजम टॉप। और यहाँ से जो रास्ता जाता है उसे कहा जाता है कुंजम पास। जब आप कुंजम पास पर आएंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आएगा। कुछ यहाँ पर स्तूप बने हुए हैं, और साथ ही है कुंजम माता का मंदिर जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। अब कुंजम पास से होते हुए हम बढ़ रहे हैं काजा के लिए। ये रास्ता काफ़ी अच्छा है लेकिन कच्चा है। अब हम पहुंच चुके हैं काजा में, और जिस होटल में हम रुकने वाले हैं आइए मैं आपको इसका रूम टूर कराना चाहूँगी। ये है हमारा होटल रूम, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। साथ ही इसमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। काजा में अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स हैं। और अब डिनर करने के साथ ही हमारे स्पीति टूर के सेकंड डे का समापन होता है। आज है हमारे स्पीति टूर का तीसरा दिन, और सबसे पहले हम चल रहे हैं की मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने। अब हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री में, जो कि स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। की मोनेस्ट्री की विलेज में स्थित है, और इसका काजा से डिस्टेंस लगभग 14 किलोमीटर्स का है। की मोनेस्ट्री, जिसे की गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 13,668 फीट्स की। की मोनेस्ट्री का कुछ इस तरह का अच्छा व्यू देखने के लिए आपको की मोनेस्ट्री से थोड़ा पीछे की ओर आना होता है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जैसे कि आप थोड़ा ऊपर की साइड देखेंगे तो ग्रीन कलर का एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से की मोनेस्ट्री का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और वहाँ पर खड़े होकर आप की मोनेस्ट्री के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। जुले जुले अब हम की मोनेस्ट्री के मुख्य भाग के पास में पहुंच चुके हैं। की मोनेस्ट्री के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि की मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, जहां पर बौद्ध लामाओं का सबसे बड़ा धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र है। ये है मोनेस्ट्री का मेडिटेशन रूम, जहाँ पर ध्यान साधना की जाती है।
यहाँ पर कुछ इस तरह के चेम्बर्स बने हुए हैं जहाँ पर बैठकर मेडिटेशन किया जाता है। ये है मोनेस्ट्री का किचन एरिया जहाँ पर भोजन पकाया जाता है और टूरिस्ट को निशुल्क हर्बल टी पिलाई जाती है। की मोनेस्ट्री में एक प्लेग्राउंड भी है जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बच्चे क्रिकेट जैसे खेल खेलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर एक कैफ़े है और साथ ही एक बोर्ड पर की मोनेस्ट्री की हिस्ट्री मेंशन की गई है जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। की मोनेस्ट्री के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फिल्म हाईवे की शूटिंग भी हुई है। जो आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा की मूवी है हाईवे, उसके कई सीन्स यहाँ पर फिल्माए गए हैं। अब की मोनेस्ट्री से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं चीचम ब्रिज के लिए। चीचम ब्रिज तक जाने वाले रास्ते पर अब हम पहुंच चुके हैं किब्बर विलेज में, जो कि एक काफ़ी बड़ा गांव है और समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। किब्बर विलेज किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भी स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। अब चीचम ब्रिज के पास में हम पहुंच चुके हैं जो कि एशिया का सबसे ज़्यादा हाइट पर बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है। ये ब्रिज किब्बर और चीचम गांव को जोड़ता है। पुराने टाइम पर जब ये ब्रिज नहीं हुआ करता था तो घूम के रास्ता हुआ करता था जिससे कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है चीचम गांव तक पहुंचने के लिए। चीचम ब्रिज को बनने में 16 साल का समय लगा और इस ब्रिज को बनने में औसत जो लागत लगी थी वो थी 5 करोड़ 50 लाख रुपए की। चीचम ब्रिज की हाइट समुद्र तल से है 13,596 फीट्स की और ये सांबा लुंगपा नाले पर बना हुआ है। चीचम ब्रिज के मेजरमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिज 120 मीटर लंबा है, यानी कि बहुत लंबाई है इस ब्रिज की। और अगर इसकी हाइट के बारे में बात करूं तो 150 मीटर की इसकी हाइट है। और जब आप ब्रिज के बीच में आएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिज के दोनों साइड में इस तरह के फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये फ्लैग्स 5 कलर के होते हैं जो कि बौद्धिज्म कल्चर में जो पंच तत्व होते हैं उसे दर्शाते हैं। देखिए जिसमें वाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ये 5 कलर होते हैं जो पंच तत्व हैं हमारी बॉडी जिनसे बनी हुई है, उनको ये दर्शाते हैं। और यहाँ पर आकर ब्रिज के बीच में आकर आप बहुत अच्छे फोटोज़ वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। चीचम ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आता है चीचम गांव, जो कि समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट्स की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसे भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब हम वापस से काजा टाउन में पहुंच चुके हैं, जिसे स्पीति टूर का मेन पॉइंट माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट्स की है।
अब हम आ चुके हैं काजा मोनेस्ट्री को देखने, जो कि काजा टाउन में ही स्थित है और ये काफ़ी खूबसूरत मोनेस्ट्री है। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख पाएंगे, इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो कलरिंग है वो काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर आकर आप दर्शन भी कर सकते हैं और साथ ही मोनेस्ट्री के साथ काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं काजा मोनेस्ट्री और की मोनेस्ट्री के बीच में। की मोनेस्ट्री अलग है और काजा मोनेस्ट्री अलग है। ये काजा मोनेस्ट्री काजा टाउन में ही स्थित है। काजा में अब हम एक सेल्फी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 8 स्तूप बने हुए हैं और बीच में लिखा हुआ है आई लव स्पीति। यहां पर आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बने हुए पेट्रोल पंप के पास में, जो कि है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप काजा में। ये पेट्रोल पंप समुद्र तल से लगभग 12,200 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी लोकेशन के बारे में बात करूं तो काजा में एक सेल्फी पॉइंट है जहां पर लिखा हुआ है आई लव स्पीति। उसी के पास में ये पेट्रोल पंप बना हुआ है। अब हम अपने होटल रूम में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के तीसरे दिन का समापन होता है। काजा से अब हम चल रहे हैं लांगजा, हिक्किम और कोमिक गांव के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बसे हुए हैं। और इन तीनों गांवों का रास्ता एक ही है, यानी कि एक ही रूट पर ये तीनों गांव आते हैं। इन गांवों तक जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत और एडवेंचरस है। अगर आप एक साइड में देखेंगे तो आपको गहरी खाई नज़र आएगी और बहुत ही खूबसूरत से लैंडस्केप्स नज़र आएंगे। झूले। अब हम पहुंच चुके हैं लांगजा में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की है। लांगजा फेमस है प्राचीन समुद्री जीवाश्मों के लिए और साथ ही लुप्तप्राय जानवरों के लिए, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स की साइटिंग कर सकते हैं। जो यहाँ पर पहाड़ है, बर्फीले पहाड़, वहाँ पर रहते हैं स्नो लेपर्ड्स, जिन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। लांगजा में कैफ़े बना हुआ है जहाँ पर कई सारे प्राचीन समुद्री जीवाश्म रखे हुए हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। लांगजा में एक बुद्धा स्टैचू भी है, जिसे आपने कई सारे फोटोज़ और वीडियोस में देखा होगा। ये बुद्धा स्टैचू लगभग 35 फीट्स टॉल है, यानी कि 35 फीट्स की इसकी हाइट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे टूरिस्ट आपको नज़र आएंगे, जो कि बुद्धा स्टैचू के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करते हुए नज़र आएंगे। लांगजा गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा घर यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन घरों के साथ आपको नज़र आएंगे कई सारे खेत, क्योंकि यहाँ पर लोग खेती करते हैं। लांगजा स्टार गेजिंग के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर रात को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है तारों का। अब हम पहुंच चुके हैं कॉमिक विलेज में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की है।
ये गांव दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल गांव है, जहां पर बाय व्हीकल आसानी से पहुंचा जा सकता है। कॉमिक गांव में बना हुआ है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, जो कि 15,049 फीट्स की ऊंचाई पर बना हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कुछ फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। कॉमिक विलेज में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जिसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें संग्रहित करके रखी हुई हैं। म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। कॉमिक गांव एक छोटा गांव है, यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ से नज़र आएगा। पूरी तरह से जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं वो बैकग्राउंड में नज़र आते हैं, तो आप यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। कॉमिक विलेज में काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री भी बनी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, जिसे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। कॉमिक गांव में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, या फिर आपका जी भी यहाँ पर घबरा सकता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि कॉमिक गांव बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है, लगभग 15,000 फीट्स की ऊंचाई पर है। यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल भी कम रहता है, थोड़ी ज़्यादा ठंडाई रहती है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपको ये सिम्टम्स यहाँ पर आ सकते हैं। अब कॉमिक गांव के बाद हम आ चुके हैं हिक्किम में, जहां पर है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ पोस्ट ऑफिस, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,567 फीट्स की है। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ पर आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक शॉप भी है जहाँ पर पोस्ट कार्ड और स्पीड पोस्ट कार्ड मिलते हैं। इनके रेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड 40 का है, स्पीड पोस्ट 130 का है, और अलग अलग डिज़ाइंस के हिसाब से, अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और बाय पोस्ट अपने घर तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आपको ऐसे नज़र आएंगे जो कि पोस्ट कार्ड को फिल करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर पोस्ट कार्ड और एनवेलप पर वो एड्रेस लिखते हैं, या फिर पोस्ट कार्ड के पीछे कुछ भी जो बातें हैं उनको लिखनी है, जैसे कि इस प्लेस के बारे में, जो कि पोस्ट के थ्रू वो अपने घर पहुँचाते हैं, ताकि बाद में जब उन्हें वो पोस्ट रिसीव हो तो वो एक अलग ही मेमोरी क्रिएट कर पाएँ। अब हिक्किम के पोस्ट बॉक्स के पास में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर कई सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। यहां पर टूरिस्ट सबसे पहले अपने पोस्ट के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और उसके बाद अपना पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। अब हम एक ऐसे ऊंचाई वाले पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहां से काज़ा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, इस वजह से काज़ा का पूरा जो टाउन है, पूरा जो कस्बा है, वो यहाँ से नज़र आता है। ऐसा लगता है कि मानो हम ड्रोन पर बैठकर इस नज़ारे को देख रहे हों।
धनकड़ मोनेस्ट्री तक जाते हुए अब हम रुके हैं स्पीति नदी के किनारे पर। ये वही स्पीति नदी है जिसके नाम पर स्पीति वैली का नाम पड़ा है, क्योंकि स्पीति घाटी से होकर बहती है स्पीति नदी। इस वजह से इस वैली का नाम है स्पीति वैली। स्पीति नदी के किनारे बैठकर काफ़ी सुकून का अनुभव होता है। इस वजह से यहाँ पर कई सारे पर्यटक रुकते हैं। अब हम आ चुके हैं धनकड़ मोनेस्ट्री के पास में, जो कि समुद्र तल से 12,774 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। धनकड़ मोनेस्ट्री, जिसे धनकड़ गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, इसका डिस्टेंस काजा से लगभग 34 किलोमीटर्स का है। ये मोनेस्ट्री एक छोटे गांव में स्थित है जिसका नाम है धनकड़ विलेज। धनकड़ मोनेस्ट्री एक टीले पर बनी हुई है, जिसे की मोनेस्ट्री की तरह एक किले नुमा स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया है। धनकड़ मोनेस्ट्री के पास में एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, जहां से कुछ इस प्रकार का नज़ारा नज़र आता है। यहां से आप देखेंगे तो आपको दूर नज़र आएंगे स्नो कैप्ड माउंटेन्स, नीचे की ओर नज़र आएगी एक बहुत गहरी खाई, और साथ ही नज़र आएगी आपको बहती हुई नदियां। और इन नदियों में एक स्पेशल पॉइंट है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पिन नदी और स्पीति नदी का संगम भी है, जिसे भी देखा जा सकता है। पिन नदी आती है पिन वैली से और स्पीति नदी आती है स्पीति वैली से, और दोनों नदियां यहां आकर मिलती हैं। धनकड़ मोनेस्ट्री के पास में एक कैफ़े भी बना हुआ है, जहां पर मैगी मोमोज जैसे फूड आइटम्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब काजा के मार्केट एरिया में हम पहुंच चुके हैं, जो कि काजा का लोकल मार्केट एरिया है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी यहीं से ख़रीदारी करते हैं, और टूरिस्ट के लिए भी यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं। कुछ कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं जहाँ पर आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। साथ ही विंटर वेयर्स की यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं। अगर आप कुछ विंटर वेयर्स भी परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स की बहुत सारी दुकानें हैं, जो कि यहाँ के ट्रेडिशनल डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो अपने घर ले जा सकते हैं। आज है हमारे इस ट्रिप का 5वां दिन, और हम चल रहे हैं काजा से मनाली के लिए। हमने हमारे स्पीति वैली टूर को शॉर्ट रखने के लिए इसे मनाली से प्लान किया था, लेकिन स्पीति वैली में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं कल्पा, सांगला, चिटकुल, नाको, ताबो। वैसे जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये सभी स्थान तब आते हैं जब हम अपने स्पीति टूर को शिमला से प्लान करते हैं। इस बार तो हमने इस टूर को मनाली से किया, लेकिन अगला टूर हम शिमला से करेंगे, ताकि इन सभी स्थानों को भी हम एक्सप्लोर कर पाएँ। और अब बात करें कि स्पीति वैली टूर आपको कब प्लान करना चाहिए, बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा, तो समर सीज़न, जिसमें मई से लेकर सितंबर तक के महीने सबसे अच्छे माने जाते हैं स्पीति वैली टूर के लिए। वैसे स्पीति वैली टूर आप साल भर में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप विंटर स्पीति भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें ठंड के मौसम में आपको चारों ओर यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है।
पर अगर आप विंटर स्पीति टूर करना चाहते हैं तो वो सिर्फ शिमला से किया जा सकता है। एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि स्पीति वैली टूर को बनाने से पहले आप वेदर चेक ज़रूर कर लें। अगर मौसम ख़राब है या फिर बारिश ज़्यादा होने वाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त या सितंबर महीने में अगर आप जाना चाह रहे हैं और बारिश ज़्यादा होने की संभावना है तो प्लीज़ ट्रिप को अवॉइड करें या फिर इसे पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं काजा से मनाली में। हमारी इस जर्नी का रास्ता थोड़ा ऑफ-रोडिंग था, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस और सुंदर था। इस रास्ते को पार करने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लेकिन जो जर्नी थी वो वाकई में वर्थ इट थी। और अब हम मनाली में पहुंच चुके हैं और आज हमारा स्टे मनाली में ही होने वाला है। आज है हमारा आखिरी दिन इस ट्रिप का। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं मनाली से चंडीगढ़ के लिए, जहां से मिलेगी हमें ट्रेन अपने घर वापसी के लिए। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मनाली टू स्पीति वैली का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 5 नाइट 6 डेज का। इस टूर पैकेज में हमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारे इस पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए और हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 21,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए कम से कम अगर 4 व्यक्ति आते हैं तो इस पैकेज का कॉस्ट आपके लिए पड़ेगा 15,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप 4 से ज़्यादा लोग आते हैं या फिर एक बड़ा ग्रुप आता है तो आपके लिए पैकेज कॉस्टिंग और ज़्यादा कम हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है, जितने ज़्यादा लोग आ पाएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज पड़ेगा। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो हमारा अनुभव प्रिया ट्रैवल्स के साथ बहुत अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और इस ट्रिप के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ आप अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है स्पीति वैली और स्पीति वैली घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।